हेलो क्लास। तो आज हम लोग क्लास 10th के 6th चैप्टर जो लास्ट है हमारा, और ये काफ़ी छोटा भी है। साथ ही साथ इसे पढ़ना बहुत आसान भी है, और अगर तुम इसे ध्यान से पढ़ लो तो कुछ मार्क्स तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाते हैं। क्योंकि इस चैप्टर से जो है ना कुछ मार्क्स आने ही है, एकदम फिक्स है ये। तो इसलिए तुम इसे ध्यान से पढ़ना। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, हम लोग डेली लाइफ जो है अगर हम बिताते हैं तो उसमें हमें क्या-क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रिसिटी। तभी तो हम लोग अपने घर के पंखे, बिजली, फ़ोन ये सब चला पाएँगे। अगर बिजली हो ही ना, तो ये सब चलाना या फिर किसी भी मशीन को चलाना पॉसिबल तो नहीं है। तो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के लिए हमें खाना पकाना होता है। उसके लिए हम लोग या तो एलपीजी का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर लकड़ी जला के, कोयला जला के हम लोग खाना पकाते हैं, ठीक है? तो क्या ये सब भी ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ के लिए? हाँ, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एलपीजी, कोयला, ये लकड़ी कुछ तो चाहिए। साथ ही साथ अगर हम किसी वाहन मतलब किसी गाड़ी-वाड़ी चलाते हैं, यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, सड़कों पर जाओगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलते देख रहे होगे। तो इन सब को भी चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। हमें या तो डीज़ल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए ताकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह किसी गाड़ी की सहायता से आ जा पाएँ, है ना? तो हमारे डेली लाइफ के लिए ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एलपीजी, कोल, पेट्रोल, डीज़ल ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, यही है हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत। मतलब अगर हमें कोई भी काम करना है, जैसे कि खाना पकाना या फिर बल्ब जलाना या किसी गाड़ी का उपयोग करना, तो उसके लिए हमें कहीं से ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, है ना? तो इन सारी चीज़ों को ही हम लोग क्या कह देते हैं? ऊर्जा का स्रोत कह देते हैं। और तुम्हें तो ये पता ही होगा कि ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें मतलब ये ऊर्जा के स्रोत हमारे पास ना हो, तो हमारा डेली का जीवन जीना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, फिज़िक्स में हमें ये तो मालूम है कि कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं तुम्हें कोई काम बोला गया कि हाँ जाओ ये कर दो। अगर तुम खाना-पीना नहीं खाए होगे ना, तुम्हें थोड़ी-सी कमज़ोरी होगी, तुम बोलोगे नहीं मतलब मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, मतलब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कोई भी कार्य करने के लिए। तो मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जैसे हम इंसान हैं, हमें कोई भी काम करना है, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाना खाने से मिलती है, यानी कि फूड से मिलती है। वहीं कोई बल्ब है, बल्ब को मुझे जलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली चाहिए होगा, तभी तो वो बल्ब जलेगा। फिर अगर मुझे कोई गाड़ी चलाना है मतलब किसी कोई बाइक वाइक अगर चलाना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, है ना? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं? ऊर्जा देने वाली चीज़ हैं। अगर एक बार मुझे ऊर्जा मिल गया, तो हम किसी भी काम को कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, तो बिजली पंखे चला पाएँगे। पेट्रोल, डीज़ल मिला, तो हम किसी भी गाड़ी को चला पाएँगे। तो फिलहाल के लिए तुम्हें ये समझना है कि कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा हमें कौन देता है? ये सारी चीज़ें हमें ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब हमें तो सिर्फ़ भोजन करती है, बाकी बिजली, पंखे या फिर गाड़ी को इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल चाहिए। ठीक है? तो अभी तक हमें ऊर्जा का पता चल गया है। अब फ़िज़िक्स में ना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है, जिसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब पता है ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है ना कि ऊर्जा को ना कभी बनाया जा सकता है और ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है? एक बैटरी है हमारे पास। अब बैटरी से क्या हम लोग लाइट जला सकते हैं? नहीं। सबसे पहले मुझे बैटरी को एक टॉर्च में डालना होगा। ये रहा टॉर्च, इसमें बल्ब लगे होंगे। फिर यहाँ से मुझे लाइट मिलेगा, है कि नहीं? बैटरी में कौन-सी ऊर्जा थी? रासायनिक ऊर्जा भरी हुई थी। और जब इस बैटरी को मैंने टॉर्च में डाला, तो ये कौन-सी ऊर्जा में बदल गई?
विद्युत ऊर्जा में बदल गई, है कि नहीं? और फिर टॉर्च का बटन दबाते ही ये विद्युत ऊर्जा किस में बदल गई? प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। तो तुम देखो, क्या ऊर्जा एक रूप से अलग-अलग रूप में गया है क्या? बिल्कुल गया है। तो यही बात ना यहाँ पर कही गई है कि ऊर्जा को हम लोग बना नहीं सकते हैं। ऐसा थोड़ी हुआ कि हम लोग अचानक से प्रकाश ही बनाने लग गए। आज रोटी बनाने गए, नहीं आज मन नहीं है रोटी का, आज प्रकाश बनाते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग बस एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। जैसा कि हमने बैटरी से को टॉर्च में डाल के विद्युत ऊर्जा बनाया और फिर टॉर्च से हम लोगों ने प्रकाश ऊर्जा बनाया। तो इस तरीके से एक दूसरे में रूपांतरित कर सकते हैं बस, एकदम नया-नया बना नहीं सकते हैं, ठीक है? तो अभी तक में हमें ऊर्जा समझ में आ चुका है, मतलब कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। मैं भूखा हूँ अगर मुझे कमज़ोरी है, तो हम क्या कहेंगे कि मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, मतलब मेरे में कोई ऊर्जा नहीं है। वहीं अगर खाना खा के आ जाएँ, तो फिर ऊर्जा मतलब हमारी बैटरी फुल हो जाएगी। तो कार्य करने की क्षमता हो गई हमारी ऊर्जा। और ऊर्जा के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम ये है कि ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता है, बस एक से दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है? अब देखो, हर चीज़ को मापने के लिए एक मात्रक होता है ना, जैसे आलू को नापते हैं 2 किलो, 4 किलो आलू, दूरी को मापते हैं 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उसी तरह ऊर्जा को मापने के लिए कुछ तो चाहिए हमें, बिल्कुल। तो ऊर्जा को मापने के लिए ना हम लोग जूल, जूल का इस्तेमाल करते हैं, ये रहा जूल। ये होता है ऐसा ही मात्रक, किसका? ऊर्जा का। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि एक ईंधन, ये ईंधन क्या होता है? तो देखो, जैसे कोयला होता है ना, कोयला से ही हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो कोयला हो गया ना, यही हो जाता है हमारा ईंधन, ठीक है? इसको इंग्लिश में कह देते हैं फ्यूल। वैसे ही कोई मानव है जैसे कि हम हैं, मुझे ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? खाने से मिलेगी, है ना? खाना यानी कि भोजन से हमें मिलेगा ऊर्जा। तो भोजन हमारे लिए क्या हो गया? ईंधन हो गया। जैसे मुझे कोई गाड़ी चलाना है तो गाड़ी में क्या चाहिए होगा? पेट्रोल, डीज़ल चाहिए होगा। तो ये पेट्रोल, डीज़ल क्या हो गया? ईंधन हो गया। अब कोई टॉर्च है, मुझे टॉर्च को जलाना है तो टॉर्च में क्या चाहिए हमें? बैटरी चाहिए। तो बैटरी हमारा क्या बन गया? ईंधन बन गया। तो क्या तुम्हें समझ में आया कि ईंधन क्या होता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, एक चीज़ के लिए ना मतलब किसी एक काम करने के लिए कई तरह के ईंधन हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी है, तो गाड़ी जो है पेट्रोल पे भी चल सकती है, डीज़ल पे चल सकती है, बैटरी पे चल सकती है, कई सारी चीज़ों पे चल सकती है। वहीं हम अगर खाना बनाते हैं, अगर हम भोजन पकाते हैं, तो भोजन पकाने के भी कई तरीके हो सकते हैं ना। या तो हम लोग कोयला का इस्तेमाल करें, या फिर हो सकता है कि हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करें, या फिर हो सकता है कि हम लोग एलपीजी का इस्तेमाल करें, या फिर वो इंडक्शन वाले चूल्हे के इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे पास कई तरीके के ईंधन हैं पॉसिबल, ठीक है? अब इन ईंधनों में से कौन-सा ईंधन सबसे बेहतर है, इस बात का भी हमें पता लगाना चाहिए, है कि नहीं? मतलब इनकी कुछ गुण या विशेषताएँ तो होनी चाहिए, जिसमें हम रैंक कर सकते हैं कि हाँ, एलपीजी सबसे बढ़िया 1 नंबर पे रखते हैं, फिर 2 नंबर पे इंडक्शन रखते हैं। इस तरीके के कुछ विशेषताएँ या कुछ गुण तो होते ही होंगे। हाँ, तो बिल्कुल वैसे गुण हैं। और उनमें से सबसे पहला है ना हमारा उच्च ऊष्मीय मान, यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उच्च ऊष्मीय मान ये सब है क्या? है ना? तुम्हारे लिए एकदम नया होगा। नया-नया ही वर्ड सुना है आज। इसका क्या मतलब है? तो देखो, इसका मतलब ये है ना कि 1 केजी पदार्थ को अच्छे तरीके से जलाने से हमें उसमें से कितना ऊष्मा मिल सकता है। जैसे कि जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल से समझो। जैसे ना मुझे मान लेते हैं मैगी बनाना है, ठीक है? मैगी बनाना है। हमारे पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहले ना हम कोयले से बनाते हैं। तो कोयला मेरा कितना ज़्यादा लग जाएगा, है ना? बहुत थोड़ा कोयला लग जाएगा, मान लेते हैं आधा किलो कोयला लग जाएगा। और साथ ही साथ कोयले के साथ ना टाइम भी हमको ज़्यादा लगेगा, पॉसिबल है। फिर लकड़ी का इस्तेमाल करके
बना सकते हैं हम लोग? अरे यार लकड़ी का इस्तेमाल करके बना सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो देखो, लकड़ी हम लोगों को 1 किलो, 2 किलो ऐसा कुछ लगेगा, तब जाके मेरा थोड़ा-सा मैगी बन पाएगा। और सबसे आसान पता है क्या? एलपीजी। मुझे बस नॉब घुमाना है, लाइटर जलाना है और 5 मिनट में मैगी तैयार। नहीं, नहीं 2 मिनट में नहीं होगा, 5 मिनट में मैगी तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो देखो, इन तीनों में देखो एलपीजी बहुत थोड़ा-सा जलाया मतलब मान लो ना तो बहुत कम जैसे कि 50 ग्राम तक में हमारा मैगी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। वहीं लकड़ी देखो 2 किलो लकड़ी जला दिए तब तुम्हारा जाके मैगी बन रहा है मतलब एग्ज़ाम्पल में बस। या फिर कोयले के साथ देखो, कोयले में भी तुम 500 ग्राम कोयला जला दिए तब जाके तुम्हारा एक मैगी बन पा रहा है। वहीं एलपीजी से देखो ये कितना आसान है मैगी को बनाना। तीनों गैस में हमारा मैगी ही बन रहा है। लेकिन देखो एलपीजी बहुत कम जला और ये तैयार हो गया हमारा। लकड़ी काफ़ी ज़्यादा जला, कोयला भी काफ़ी जला। तो यही बात है ना ऊष्मीयमान में। अगर इसे सीधे तरीके से समझे ना तो 1 किलोग्राम अगर एलपीजी जलाएँ तो इससे हमारे पास कहीं ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। कई दिन का खाना हम 1 किलोग्राम एलपीजी में बना सकते हैं। है कि नहीं? वहीं पे हम वहीं पे 1 किलोग्राम लकड़ी क्या ही बना लोगे तुम? हो सकता है मुश्किल से तुम 1 टाइम का खाना भी ना बना पाओ लकड़ी के साथ। वहीं 1 किलोग्राम कोयला, 1 किलोग्राम कोयला में हो सकता है कि तुम 1-2 टाइम का ही खाना बना पाओ, है ना? तो उस हिसाब से देखो यहाँ पर भी वही बोला गया है कि किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पूरे तरीके से जलाने में जितना ऊष्मा प्राप्त होता है, तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा किससे प्राप्त हो रहा है? एलपीजी से। इसका मतलब इसका ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा हो गया। फिर 1 किलोग्राम लकड़ी, इसका ऊष्मीयमान कम हुआ ना, क्योंकि इससे हमें कम ऊर्जा मिला, कम टाइम का खाना बना सकते हैं। फिर 1 किलोग्राम कोयला, इसका ऊष्मीयमान थोड़ा लकड़ी से ज़्यादा हुआ, क्योंकि इससे ज़्यादा गर्मी मुझे मिल जाएगी। तो क्या तुम्हें ऊष्मीयमान समझ में आया क्या? सिंपली कहें ना, तो 1 किलोग्राम जला देने पे हमें कितना ऊर्जा मिल सकता है, ठीक है? तो यही होता है हमारा ऊष्मीयमान। तो हम लोगों को अगर एक अच्छा ईंधन चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए? उसका ऊष्मीयमान ज़्यादा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ, वो एक अच्छा ईंधन है हमारे लिए। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर कोई ईंधन मतलब हमें उपयोग करना है, तो उसको सस्ता भी होना चाहिए, सुलभ भी होना चाहिए। है कि नहीं? मान लेते हैं कि एलपीजी ये तुम्हारा 10,000 रुपए किलो होता, तो तुम इसका खाना बनाते क्या? नहीं बनाते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महँगा है। तुम सीधा जाते जंगलों से लकड़ी तोड़ के ले आते, है कि नहीं? तो दूसरी बात ये है ना कि ईंधन को सस्ता भी होना चाहिए, ठीक है? सस्ता होगा तभी तो हम लोग आम ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल कर पाएँगे। अगर कोई चीज़ 10,000 रुपए किलो हो गई, तो हम थोड़ी उसका इस्तेमाल कर पाएँगे। ठीक है? तो सस्ता होने के साथ-साथ वो सुलभ भी होना चाहिए, मतलब हमें आसानी से मिल जाना चाहिए। जैसे कि हम मार्केट गए आराम से गैस का सिलेंडर उठा के ले आए। अगर मान लेते हैं गैस का सिलेंडर तुम्हें 200 किलोमीटर दूर जाके कहीं मिलता और वो भी बहुत मुश्किल से, तो तुम उसे लाते क्या? नहीं, वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गया। मान लेते हैं हिमालय के जंगलों से कहीं तुम्हें सिलेंडर लेके आना है, तुम लाते कभी? नहीं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ है लाना, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो सस्ता होने के साथ-साथ सुलभ भी होना चाहिए, हमें आसानी से मिल जानी चाहिए, ठीक है? प्राप्त करने में आसान ये वही हो गया सुलभ, ठीक है? तीसरे नंबर पे आता है हमारा परिवहन में आसान होना चाहिए ना? मान लेते हैं कि अब मुझे गैस सिलेंडर मिल तो गया, मुझे घर तक लाना है, तो वो काम भी हमारे लिए आसान होना चाहिए। अगर मान लेते हैं गैस सिलेंडर के साथ कुछ ऐसा होता कि वो बहुत भारी होती, मुझे 10 आदमी चाहिए होते घर तक लाने के लिए, तो हम वो काम करते क्या? नहीं करते। गैस सिलेंडर लेके आना बहुत आसान है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सेम लकड़ी, लकड़ी हम गए, किसी गाड़ी पे उठा के ले आए तुरंत, तो परिवहन करने में आसान है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना आसान है, इसलिए ये एक उत्तम ईंधन का गुण होना ही चाहिए। ठीक है? फिर एक आ जाता है हमारा इससे कम प्रदूषण होना चाहिए।
कम प्रदूषण मतलब जैसे कि तुम 1 किलोग्राम ना लकड़ी को जलाओ, देखो उससे कितना ज़्यादा धुआँ निकल कर के आएगा, है ना? बहुत धुआँ निकलेगा। वहीं तुम 1 किलोग्राम एलपीजी जलाओ, बहुत कम धुआँ निकलता है। मतलब ये धरती जो है हमारी, इसको बहुत ही कम नुकसान पहुँचाती है। वहीं लकड़ियाँ अगर हम जलाएँ, तो बहुत ज़्यादा धुआँ करती है, हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो एक उत्तम ईंधन वैसा ईंधन होगा जो हमारी प्रकृति को कम प्रदूषित करे, कम से कम प्रदूषित करे। ये धरती को भी तो हमें बचाना ही होगा ना, हमारे बाल-बच्चे होंगे, उन्हें भी तो जीवन जीना है ना? इसलिए एक उत्तम ईंधन का गुण कम प्रदूषण होना ही चाहिए। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट्स हैं एक उत्तम ईंधन के लिए। तो तुम्हें इसे याद कर लेना है और ये क्वेश्चंस ना एग्ज़ाम में कई बार आए हैं कि उत्तम ईंधन के 5 गुण लिखिए। तो ये 5 गुण तुम्हें याद रख लेने हैं। और हाँ, ये प्राप्त करने में आसान का मतलब ये हो गया ना कि जैसे लकड़ी है, तुम तुरंत तोड़ के लेकर आओगे। कि मान लेते हैं कोई चीज़ है, तुम्हें हिमालय के जंगलों में जा कर के या फिर नेपाल जा कर के बहुत बड़ा कुआँ खोद करके लेके आना है, तो प्राप्त करने में तो वो बहुत मुश्किल हो गई ना। तो एक उत्तम ईंधन का वो भी गुण हो गया ना कि वो हमें आसानी से मिल जाए, प्राप्त करने में हमारे लिए आसान हो। ठीक है? तो इस तरीके से एक उत्तम ईंधन के 5 गुण हैं और एक हो गया हमारा ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान अभी-अभी मैंने बताया था कि 1 किलोग्राम को अच्छे तरीके से जलाने में जितनी ऊर्जा मुझे मिल जाए, वही हो गया ऊष्मीय मान। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगला टॉपिक ना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तुम लोगों ने ना कई बार न्यूज़ चैनल पे सुना होगा कि हमारी जो धरती है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस पे। धरती धीरे-धीरे गर्म हो रही है या फिर गर्मी का मौसम और ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, ठंडा का मौसम भी उतना ठंडा नहीं रह पा रहा है। और इन सब का कारण क्या सुनने को मिलता होगा तुम्हें? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? तो ये तो न्यूज़ चैनल पे तुम लोगों ने कई बार सुना ही होगा। अब इसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण है, वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। शायद ना शायद कभी न कभी इसका नाम सुना ही होगा। तो आज हम लोग ये पढ़ लेते हैं ना कि ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ये होता क्या है? तो देखो, जैसे ये हमारी प्यारी धरती है ना, इसके चारों ओर जो है, एक वातावरण है, एक वायुमंडल है, बहुत मोटी-सी परत है, जिसमें कई गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, जिससे कि हम लोग जीवित रह पा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो टपक ही जाएँगे, मालूम ही है तुम्हें। हमारी जो धरती है, एक वायुमंडल से घिरी हुई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, हवा है, धूल कण, पानी, मॉइस्चर सारी चीज़ें हैं। इतना तो हमें मालूम है। अब देखो, जैसे बहुत दूर हमारा सूरज भी है कि नहीं? तभी तो दिन हो पा रहा है, हम लोग आस-पास की चीज़ें देख पा रहे हैं। तो देखो, जब भी सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं ना, तो इस वायुमंडल को पार करते हुए इस धरती तक हमारे पहुँचती है। अब जो प्रकाश की किरणें हैं, ये अपने साथ एनर्जी लाती हैं ना, अपने साथ गर्मी लेकर के आती है, प्रकाश ऊर्जा लेकर के आती है। तो जैसे ही ये प्रकाश ऊर्जा हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो ये हमारे वायुमंडल के जो छोटे-छोटे कण हैं ना, उन सबको गर्म करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि धूप में जाकर के ना तुम अपने हाथों को रखो थोड़ी देर, तो तुम पाओगे ना कि तुम्हारा हाथ धीरे-धीरे गर्म हो रहा है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो ये जो वायुमंडल में छोटे-छोटे गैस के कण हैं, धूल कण हैं, ये सब कुछ भी ना हमारे सूर्य की किरणों से गर्म होने लगती हैं। ठीक है? ये सूर्य की किरणों से गर्म हो रही है और इसी तरह हमारी पूरी धरती गर्म होती है। ठीक है? अब देखो, अगर गर्म होने के साथ-साथ धरती ठंडी भी होती रहती ना, तो हमारा जीवन मुश्किल नहीं था, आसान ही था। जैसे कि मान लेते हैं कोई तवा है, तवा पे रोटी बनता है, तो जब वो चूल्हे पे चढ़ा हुआ होता है और रोटी बन रहा होता है, तो तवा कितना गर्म होता है कि नहीं? बिल्कुल। और जब एक बार को रोटी बन गई, तुमने तवा निकाल के साइड में रख दिया, तो देखना धीरे-धीरे ना वो ठंडा होता जाता है। होता है क्या ऐसा? क्या हो गया? इसकी गर्मी कहाँ गई? इसकी गर्मी वायुमंडल में फैल गई। मतलब चारों तरफ इसकी गर्मी निकल गई। ठीक है? तो उसी प्रकार से ना
ये जो हमारी धरती है, ये गर्म तो हो रही है, लेकिन अगर साथ ही साथ ये ठंडी भी हो जाती, तो हमारा जीवन मुश्किल नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम यहीं आता है ना कि कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे धरती को ठंडी होने नहीं दे रही है। वो जो गर्मी है ना, गर्मी को स्पेस में निकल जाना चाहिए था, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो गर्मी को बाहर निकलने नहीं दे रही है। और पता है वो काम कौन कर रहा है? वो काम कर रहा है हमारा CO2 और CH4 जैसी गैसें। ये गैसें ऐसी हैं ना, जो हमारी धरती से गर्मी को बाहर निकलने देती ही नहीं है। और यही कारण है कि हमारी धरती धीरे-धीरे गर्म हो रहा है। और जैसे-जैसे CO2 और CH4 हमारे वायुमंडल में बढ़ता जाएगा, हमारी धरती उतनी ज़्यादा गर्म होती चली जाएगी। ठीक है? इसलिए तुम्हें अपने वातावरण को, हमारी धरती को बचाने के लिए ये करना है कि कम से कम CO2 और CH4 फैलाना है। मतलब कम से कम बिजली का इस्तेमाल करना है, कम से कम गाड़ी-वाड़ी चलाना है ताकि कम धुआँ हम लोग बाहर मतलब ताकि हम लोग प्रदूषण से बचा पाएँ अपनी धरती को। प्रदूषण कम करें, ठीक है? तो क्या अब तुम्हें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट समझ में आया? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का मतलब सिंपली यही है कि जो हमारे सूर्य की किरणें हैं, वो हमारी धरती के वायुमंडल में प्रवेश तो कर रही हैं, साथ ही साथ वायुमंडल के कणों को गर्म भी कर रही हैं। लेकिन कुछ गैसों की वजह से CO2 और CH4 गैसों की वजह से ये जो गर्मी है, बाहर स्पेस में नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से धीरे-धीरे हमारी धरती गर्म होती जा रही है। देखो, अभी तो CO2 और CH4 फिर भी कम है, लेकिन एक पॉइंट आने पे अगर बहुत ज़्यादा CO2 और CH4 हमारे वायुमंडल में फैल जाए, तो हमारी धरती और ज़्यादा गर्म होने लगेगी। अभी तो फिर भी काफ़ी कम है, ठीक है? तो इसलिए धरती को एक बैलेंस बना के रखना है हम लोगों को, कम प्रदूषण फैलाना है और दूसरे लोगों को भी जागरूक करना है इस बारे में। नहीं तो पता चला बहुत ही कम समय में इस स्वर्ग जैसे धरती को हम लोगों ने नर्क जैसा गर्म बना दिया है, ठीक है? तो तुम्हें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये हरित गृह प्रभाव समझ में आया? बहुत बढ़िया। और ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, धरती गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग एक रिज़ल्ट जैसा है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक कारण है, उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है? जैसे कि मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा, तो उसको चोट लगेगा, उसका कारण क्या? मेरा थप्पड़ मारना। तो वही ये कारण है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ये इसका रिज़ल्ट है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी पढ़ लिया और ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो धरती है हम लोग आज से तो नहीं रह रहे, हम लोग करोड़ों सालों से रह रहे हैं और हमारे पहले भी कई ऐसे जीव हैं जो यहाँ पे रह चुके हैं। हमारे पहले भी कई ऐसी तरह के क्या कहते हैं सिविलाइज़ेशंस हो चुकी हैं, है कि नहीं? तो और जो ईंधन का इस्तेमाल है, वो भी तो वो लोग करते ही होंगे ना, वो लोग भी तो खाना पकाते ही होंगे, हो सकता है वो लोग लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हों। आज ना हम लोग LPG का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक आ गए हैं। तो ईंधन का इस्तेमाल तो करोड़ों वर्षों से हो ही रहा है। जैसे रामायण, महाभारत के टाइम भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, वहाँ भी ईंधन का इस्तेमाल होता था। या फिर मोहनजोदाड़ो का टाइम हुआ करता था, हड़प्पा सिविलाइज़ेशंस, वहाँ पर भी इन सारी चीज़ों का ईंधनों का इस्तेमाल होता ही होगा, नहीं तो जीवन तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें ये जानना है ना कि ये ईंधन का जो स्रोत है, वो अलग-अलग तरीके के होते हैं और उसी हमें अब जानना है। तो सबसे पहला है ना हमारा पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत वैसा स्रोत हो गया ना जिसका इस्तेमाल हम लोग काफ़ी वो मतलब सदियों से करते आ रहे हैं। तो जिसका इस्तेमाल हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं वो हो गया हमारा पारंपरिक स्रोत। जैसे कि कोयला। कोयला का इस्तेमाल देखो हम लोग कब से नहीं करते आ रहे, बहुत टाइम पहले से करते आ रहे हैं। जैसे कि 1600 याद करो, शिवाजी का टाइम हुआ करता था। वहाँ भी कोयला, लकड़ी इन सब का इस्तेमाल तो होता ही था, है कि नहीं? तो वैसे ऊर्जा के स्रोत मतलब ईंधन के स्रोत जो या फिर जिसका इस्तेमाल हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? पारंपरिक स्रोत कह देते हैं। तो हमें ना पहले कुछ पारंपरिक स्रोतों के बारे में जानना है और फिर दूसरा अगला जो है हमारा गैर पारंपरिक स्रोत जो नया-नया है अभी हमारे लिए, उनके बारे में भी हमें जानना है।
ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है हमारा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन इसका क्या मतलब हुआ? देखो इसका मतलब ये मत समझ आना ना कि डायनासोर मर गए, मिट्टी के नीचे दब गए और वही उसी से हम लोग आज प कोयला और पेट्रोल निकाल रहे हैं। नहीं, 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 वो नहीं है, ठीक है? सबसे पहले तुम ये सुनो, फॉसिल का मतलब होता है वैसी चीज़ें जिसको हम लोग ज़मीन से खोद कर निकालते हैं, ठीक है? जैसे कोयला हो गया हमारा, इसके लिए हम लोग ज़मीन को खोदते हैं, काफ़ी गहराई में जा कर के कोयला या फिर पेट्रोल, डीज़ल ये सब निकालते हैं, है कि नहीं? तो वैसी चीज़ें जो हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होती हैं, उसे ही हम लोग कह देते हैं जीवाश्म ईंधन या फिर फॉसिल फ्यूल्स। अब देखो, ये बना कैसे? ये ऐसे बना ना कि जैसे करोड़ों वर्ष पहले जो भी हमारा पेड़-पौधा ये जंगल हुआ करते थे या फिर छोटी समुद्री जीव हैं। जैसे छोटी-छोटी समुद्री जीवें जब ना समंदर के अंदर दब गई। अब तुम बोलोगे समंदर के अंदर कैसे दब गई? तो देखो, समंदर का पानी ना जैसा अभी है वैसा हमेशा नहीं था। ये हमारा जियोग्राफी ना काफ़ी चेंज होता रहता है। जैसे कि कोई नदी गंगा नदी आज यहाँ से बह रही है ना, तुम हज़ार वर्ष पहले जाओ तो उसका रास्ता कुछ और हुआ करता था। ठीक है? काफ़ी नदियाँ सूख गई, काफ़ी समंदर बदल गए, अपना रास्ता बदल चुके। जैसे कि तुम लोगों ने कहीं कई बार सुना होगा कि जो हमारा सऊदी अरेबिया वाला एरिया था, वो यूएई वाला एरिया सब, वहाँ पे समंदर हुआ कर सक समंदर या फिर ऐसा कुछ हुआ करता था। लेकिन अभी देखो वहाँ पे क्या है, अभी वहाँ रेगिस्तान है। तो इस तरीके से ना हमारा जो पूरा प्लेनेट का जियोग्राफी है, वो चेंज होता रहता है। तो बात यहाँ पे ये है कि करोड़ों वर्ष पहले जो जंगल और थोड़ी समुद्री जीवें दब गईं मिट्टी के अंदर, तो जब वो सारी चीज़ें मिट्टी के अंदर दबी ना, करोड़ों वर्ष तक वो सब उच्च दबाव में रहीं और धरती के अंदर काफ़ी तापमान भी होता है, तो तापमान के अंदर भी रहीं। और साथ ही साथ वहाँ तक कोई गैस या फिर ऑक्सीजन पहुँचा ही नहीं और जिसके कारण ना वो सारी चीज़ें कोयला और पेट्रोलियम में चेंज हो गई हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इनको बनने में लगभग करोड़ों वर्ष लग गए। तो हम सोच ही पा रहे हो करोड़ों वर्ष कितना होता है। हमारा जो छोटा-सा लाइफ टाइम है, कितना 80-100 साल का, यहाँ बात हो रही है करोड़ों वर्ष की। तो काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों को बनने में, है ना? और वहीं से हम लोग को आज ये कोयला और पेट्रोलियम मिल रहा है, ठीक है? और जिस स्पीड से ना हम लोग कोयला और पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, साइंटिस्ट का ये कहना है, काफ़ी सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि आने वाले 50 से 100 सालों में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तुम सोच के देखो अगर कोयला या फिर पेट्रोलियम खत्म हो जाता है, तो आज जो हम लोग एनटीपीसी से बिजली मिल रहे हैं हमें आज या फिर हम लोग सड़क पर जो गाड़ियाँ दौड़ती हुई देख रहे हैं, वो सब किससे चलेंगी फिर? इसलिए ना हम लोग नया-नया चीज़ें ला रहे हैं यानी कि बैटरी से चलने वाली कारें या फिर सोलर से चलने वाली कारें। इसलिए ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास कोयला और पेट्रोलियम का बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है ना? तो इसे हमें सोच समझ के ही खर्च करना पड़ेगा ना। तो पहला तुम्हें समझ में आया क्या? जीवाश्म ईंधन। तो दूसरा है हमारा तापीय विद्युत संयंत्र या फिर थर्मल पावर प्लांट। अब देखो, इसका तुम लोगों ने नाम कई बार सुना ही होगा। जैसे कि एनटीपीसी। एनटीपीसी पता ही है ना? हमारे घरों में या फिर हमारे देश में जो मोस्टली 70 टू 80% बिजली आती है, वो एनटीपीसी से ही आती है या फिर ये जो थर्मल पावर प्लांट वाला तरीका है, यहीं से हमारे घर बिजली आती है। 70 टू 80% ऐसा ही होता है। ठीक है? तो ये जो एनटीपीसी है, यही वाला फ़ॉर्मेट में काम करती है, ठीक है? तो इसलिए अगर तुम इस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एनटीपीसी किस फ़ॉर्मेट में मुझे या फिर हम लोगों को बिजली हमारे घर तक पहुँचाती है। तो देखो, एनटीपीसी में क्या होता है ना, सबसे पहले ये लोग ना कोयला इकट्ठा करते हैं। तुम्हारे मन में सवाल आएगा, कोयला? क्या करेंगे ये कोयला का? इतना ज़्यादा खाना बनाएँगे क्या? नहीं, नहीं, नहीं। ये कोयला से क्या करने वाले हैं, देखते हैं हम। देखो, सबसे पहले एनटीपीसी वाले क्या करते हैं ना, कोयला बहुत सारा जमा करते हैं, एकदम ट्रेन की बोगियाँ भर-भर के हर रोज़, हर घंटे मतलब टनों कोयला यूज़ कर लेते हैं वो। तो कोयला इकट्ठा कर लिया। अब इन कोयले से ना क्या किया जाएगा, इन कोयलों को जलाया जाएगा। बॉयलर नाम का सुना ही होगा तुम लोगों ने, एनटीपीसी अगर गए होगे, देखा होगा, तो वहाँ पे बड़े-बड़े बॉयलर्स लगे हुए होते हैं, है ना? बॉयलर्स लगे होते हैं इस तरीके से।
अब इन कोयला को क्या किया जाता है ना, यहाँ गर्म करके मतलब जला करके यहाँ पे पानी होता है, पानी को गर्म किया जाता है। ठीक है? कोयला को क्या किया? कोयला को जला करके इनसे क्या बनाया क्या गया? पानी को गर्म किया गया। अब देखो जब भी पानी गर्म होगा तो क्या उससे स्टीम यानी कि भाप निकलेगा क्या? हाँ, निकलेगा। अच्छा तुम्हें ये पता है क्या भाप में कितनी ज़्यादा शक्ति होती है? मतलब एक कुकर है, कुकर में ना तुम पानी भर के गैस पे चढ़ा दो, छोड़ दो देखना। तो क्या होगा ना बहुत ज़्यादा भाप बनने लग जाएगा धीरे, धीरे, धीरे और एक टाइम ऐसा आएगा उसके अंदर इतना ज़्यादा भाप होगा कि वो कुकर फट जाता है एकदम बॉम्ब की तरह। ऐसा होता है क्या? हाँ, होता है। तो तुम्हें समझ में आया कि भाप में कितना ताकत होता है कि ये कुकर को भी बॉम्ब की तरह फोड़ सकता है। और तो और इसका इस्तेमाल और एक जगह होता था जैसे पुराने ज़माने में जो रेलगाड़ियाँ होती थी ना, वो तुम्हें पता होगा स्टीम इंजन वाली होती थी। कोयले को जला करके रेलगाड़ी चलाया जाता था। याद आया कुछ? तो मतलब तुम समझ पा रहे हो कि पानी का जो भाप है वो इतनी भारी, इतनी बड़ी रेलगाड़ी को चला दे रही है। तो फिर और क्या ही चाहिए भाई? तो देखो, एक बार यहाँ से सारा भाप हो गया, अब इन भाप से क्या किया जाएगा ना, इन भाप से इस तरीके से ये भाप एक टरबाइन, टरबाइन मालूम है याद करो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो भी हमारा जनरेटर होता है ना, तो जनरेटर में 3 पंखे लगे हुए होते हैं ना? हाँ, मतलब इस तरीके से मान लेते हैं, तो जनरेटर में देखो कुछ ब्लेड टरबाइन की तरह का होता है ना? मतलब कि जब भी जनरेटर के आर्मेचर को घुमाते थे, तो हमें बिजली मिलती थी क्या? याद करो वो पिछला चैप्टर। पिछला चैप्टर में हम लोगों ने जनरेटर पढ़ा था। जनरेटर में बिजली बनाई जाती थी कैसे? एक आर्मेचर हुआ करता था, उसे गोल-गोल घुमाते थे और वहाँ से हमें बिजली मिलती थी। तो अब ये जो पानी का भाप है ना, ये इस पे पड़ेगा, ये जो पंखा है, तो पंखे पे पड़ेगा और ये पंखा घूमेगा क्या? जैसे कि मेले में तुम लोग जाते थे, इस तरह की चक्री मिलती थी और इस चक्री पे यहाँ पे फूँक मारते थे, ये घूमने लगती थी, है ना? तो तुम फूँक मार के ये छोटी-सी चक्री घुमा दे रहे हो, तो ये जो इतना बड़ा-बड़ा बॉयलर है, इनके भाप ये टरबाइन को नहीं घुमा पाएँगे? बिल्कुल घुमा देंगे। और टरबाइन के पीछे वहाँ एक पूरा जनरेटर का सेटअप हुआ करता है, ठीक है? तो अब देखो, ये भाप ना इन चक्रियों को यानी कि इन टरबाइन को घुमाती है और घूमने से यहाँ पे हमें एसी करंट मिल जाता है, ठीक है? अब इन भाप का क्या होता है फिर? तो ये जो भाप है ना, इन्हें वापस से इकट्ठा कर लिया जाता है और भाप जब ठंडा होगा तो क्या वो पानी बन जाएगा? हाँ, बिल्कुल बनेगा। जैसे कि कोई बर्तन है जिसमें गर्म पानी है, उसके ऊपर तुम प्लेट रखो, थोड़ी देर बाद प्लेट उठाओगे ना, तो उस देखना प्लेट के पीछे पानी की बूंदें लगी हुई होंगी। तो वो भाप किसमें बदल गया? पानी में बदल गया। फिर इन भाप को जो है पानी में बदल दिया गया है जो और फिर उसको किसी नदी में छोड़ दिया गया। ठीक है? और फिर इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है या फिर इन पानी को यहाँ वापस से इस्तेमाल कर लिया गया। तो इस तरीके से पूरा साइकिल चलता है और एनटीपीसी कुछ इसी तरीके से काम करती है। ठीक है? तो क्या अब तुम्हें तापीय शक्ति संयंत्र या फिर थर्मल पावर प्लांट समझ में आया? बहुत बढ़िया। कोयले से जलाकर हमें मिला ऊष्मा, ऊष्मा से किया हमने पानी गर्म से हमें टरबाइन को घुमाया, टरबाइन से हमें क्या मिल गया? बिजली मिल गया। तो कुछ इस तरीके से तापीय विद्युत संयंत्र या फिर थर्मल पावर प्लांट काम करती है। अच्छा वैसे टेंशन मत लेना, इसके जो पूरे नोट्स हैं ना हम लोग लास्ट में नोट्स भी जाके देखेंगे और साथ ही साथ पूरे क्लास नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नोट्स का कोई भी टेंशन तुम्हें लेना नहीं है, ठीक है? अगले पे आते हैं। अगला है हमारा जल शक्ति संयंत्र या फिर हाइड्रो पावर प्लांट। अब देखो, जैसे तुम लोगों ने ना अपने डेली लाइफ में या फिर न्यूज़ चैनल पे कई सारे डैम्स के नाम सुने होंगे, ठीक है? तो कई सारे डैम्स हैं जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम, ये डैम, वो डैम। तो इन सारे डैम्स का काम क्या है? एक तो काम हमें पता है कि ये पानी रोक के रखती है, जमा करके रखती है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है धीरे-धीरे उसका इस्तेमाल हम लोग बाद में धीरे-धीरे करते हैं। साथ ही साथ ये जो डैम्स है ना, ये डैम्स भी बिजली बनाती हैं। तुम बोलोगे अरे! ऐसा कैसे हो सकता है? पानी से भी कहीं बिजली बनता है भला? हाँ, बिल्कुल पानी से बिजली बनेगा। दिखाते हैं कैसे।
तो देखो, कोई भी चीज़ यानी कि अगर पानी ही मान लें, तो पानी क्या ऊपर से नीचे ही आती है ना, बहती है। हाँ, बिल्कुल बहती है। तो मान लेते हैं ना इधर पूरे इस तरीके से नदी भरी हुई है, ठीक? तो ये जो नदी का पानी है, ये इस तरीके से नेचुरली नीचे ही जाएगी क्या? हाँ, बिल्कुल जाएगी नीचे। अब यहाँ पर भी देखो वो पंखे लगे हुए हैं, ठीक है? वो पंखे इस तरीके से टरबाइन का ब्लेड यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब भी ये पानी की धारा इस तरीके से जाएगी, इन पंखों को घुमाएगी क्या? हाँ, बिल्कुल घुमाएगी। और जैसे ही हमारा ये टरबाइन या फिर ये पंखा घूमेगा, तो क्या जनरेटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और वही किया भी जाता है और फिर ये पानी ना इन पंखों को घुमा करके वापस से इधर से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से ना हमारा हाइड्रो पावर प्लांट या फिर डैम से हम लोग बिजली बनाते हैं। उदाहरण के लिए यही है कि भाखड़ा नांगल डैम है, टिहरी बाँध है और भी कई सारे बाँध हैं, डैम्स हैं, ठीक है? तो इन पानी का काम क्या है बस इन पंखों को घुमाना ताकि हम लोग जनरेटर की सहायता से बिजली बना पाए। तो अब पता चला हमारा मेन क्रक्स यही है ना कि इस जनरेटर के पंखों को घुमाए। याद करो मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में बताया था कि जनरेटर के पंखों को मुझे बस किसी भी तरीके से घुमाना है। ठीक है? इसके कई सारे तरीके हैं। तो ये एक तरीका है उनमें से। अब देखो अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर हमारे पास अगर कोयला लिमिटेड है तो हम हर जगह डैम ही लगा के बिजली मतलब देश की जो बिजली पूर्ति है कर देते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा लोकेशन चाहिए और उसमें अच्छे नदी का पानी चाहिए। तो वो कुछ ही जगह पे पॉसिबल है ना। और मान लेते हैं कि बाढ़ का टाइम है तब तो इसे तुम नहीं चला सकते नहीं तो ये वाला एरिया तो डूब भस के खत्म ही हो जाएगा। है ना। तो इसलिए ये किसी सर्टेन यानी कि फिक्स लोकेशन पे ही पॉसिबल है या फिर कुछ मौसम वौसम को देख के ही हम चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि 24/7 चलाए रख सकते हैं, ठीक है? इसलिए इस पे कुछ लिमिटेशंस है हमारे पास। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें हाइड्रो पावर प्लांट या फिर जल शक्ति संयंत्र समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा बायोगैस संयंत्र या फिर बायोगैस प्लांट। देखो ये तुम लोगों ने शहरों में तो नहीं देखा होगा लेकिन गांवों में ये मिल जाएगा तुम्हें ठीक है। इसका काम ये है ना कि यहाँ से भी हम लोग ईंधन का कुछ तो निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो मान लेते हैं सड़े गले खाना है खाना जो भोजन है ना बच जाते हैं सड़ जाते हैं कुछ दिनों में सड़े गले भोजन या फिर सब्जी आलू के छिलके ये सारी चीजें हैं सड़ी गली चीजें या फिर फसलें हैं गोबर है। तो ये सारी जो सड़ी गली चीजें हैं ना इनका इस्तेमाल करके अगर हम बोले कि हम लोग आग जला सकते हैं तो सब बोलोगे अरे ऐसा कैसे हो तो सकता है। सर आप सही बोल रहे हैं मतलब ऐसा पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए। ये तो एकदम बेकार की चीजें हैं इसे तो फेंक ही देना चाहिए। तो नहीं इनसे ना इसका इस्तेमाल हम लोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं पता है कैसे। तो देखो ये जो सारी चीजें हैं ना ये धीरे-धीरे सड़ती है, ये बात तो हमें मालूम है। साथ ही साथ सड़ते-सड़ते क्या इनसे महक आती है मतलब बहुत सारी गैसेस निकलती है? हाँ, निकलती है, बहुत खराब महकेगा तुम्हें अगर तुम इसके करीब जाओ तो, है ना? तो इसका मतलब ये है कि इन सड़ी-गली चीज़ों को धीरे-धीरे इनसे गैस बनता है इसमें, ठीक है? और वो गैस अगर हम मतलब कोई इंसान इसके आस-पास जाए तो उन्हें खराब महकेगा, बिल्कुल महकेगा। लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल करके ना आग लगाने वाला है। पता है कैसे? और देखते हैं। वही काम हमारा बायोगैस प्लांट या फिर बायोगैस संयंत्र करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इन सारी जो सड़ी-गली चीज़ें हैं यानी कि फसल, सड़ा-गला का भोजन या फिर गोबर वगैरह, इन सारी चीज़ को पानी में डाल के एक स्लरी जैसा बनाएँगे। स्लरी जैसा मतलब वो हो गया ना थोड़ा गीला मतलब थोड़ा स्लरी जैसा समझो यार, ठीक है? तो उसको हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होगा मतलब ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस जैसा है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसमें डाल देंगे। अब ये ना इस तरीके से इसके अंदर जाएगी, ये थोड़ा ऊँचाई पे बना हुआ होता है, तो ये जब इसके अंदर जाएगी इस एरिया में, तो यहाँ पर ना कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये हमारे बाहरी वायुमंडल से कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ पे इतना पूरा टैंकी है, टैंक जैसा है, भरा हुआ है ये पूरा, तो धीरे-धीरे जब ये सारी चीज़ें सड़ती हैं ना, तो इससे गैस निकलती है।
और वो गैस यहाँ पे, ये जो ऊपर का खाली जगह है ना गुंबद जैसा, यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे मोस्टली ना मीथेन गैस इकट्ठा हो जाता है। और पता है तुम्हें, मीथेन गैस जलता है। मीथेन गैस एक ऐसा गैस है, तुम अगर उस गैस पे माचिस की तीली मारोगे ना, तो वो जलता है। और ये जो सड़ी-गली चीज़ें गैस बनाती हैं ना, तो ये मीथेन ही बनाती हैं। एक्चुअली इसके अंदर बैक्टीरियाज़ होते हैं मेथेनोजेन्स। वो बैक्टीरियाज़ क्या करते हैं ना, इन चीज़ों को सड़ा-सड़ा करके मीथेन गैस बनाती हैं। ठीक है? तो देखो, ये जो स्लरी, ये सड़ी-गली चीज़ों का बना हुआ था, ये इसमें गई, यहाँ पे और ज़्यादा सड़ के मीथेन गैस बनाया, यहाँ पे गैस इकट्ठा हो गया। अब देखो, ये जो इकट्ठी गैस हुई है ना, इसको पाइप लगा के हम लोग अपने किचन तक लेकर जाते हैं। और जब भी मुझे खाना बनाना होता है, तो नॉब घुमाते हैं, गैस निकलना चालू, माचिस जलाया और हमारा चूल्हे से आग निकलने लगा। है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग मीथेन गैस से अपने चूल्हे को जला सकते हैं आग लगा करके, और अपने खाना को बना सकते हैं, ठीक है? और फिर ये जो सड़ी-गली चीज़ें हैं ना, एक बार बहुत ख़त्म हो गई, एकदम पूरी तरीके से सड़ गई, अब ये और नहीं सड़ सकती, तो ये इस पाइप से होकर के ना यहाँ पे इस कंटेनर में जमा हो जाती है। अब ये जो बचा हुआ है, ये बहुत लास्ट वाला प्रोडक्ट, इसका इस्तेमाल पता है खाद के रूप में हम लोग करते हैं। जो खेत होता है ना, खेतों में ये जब खाद डाला जाता है ना, तो हमारी जो ज़मीन होती है वो और उपजाऊ बन जाती है। तो अब यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को अगर तुम ध्यान से देखो, तो देखो बहुत सड़ी-गली बेकार की चीज़ें जिसका कोई उपयोग था ही नहीं, उसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने एक तो खाना भी पका लिया, मतलब आग भी जला लिया, ईंधन जैसा भी इस्तेमाल कर लिया, और साथ ही साथ ना हमें खाद भी मिल गया है, ठीक है? अच्छा, कहीं तुम लोगों का सवाल ऐसा तो नहीं है, सर इस आग से पानी गर्म करके यहाँ से बिजली बना लें क्या? अरे यार, ऐसा नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि तुम अगर डेली लाइफ में देखो, तो तुम्हारे सिंपली एक घर से कितना ही कचरा निकलता हो, ये सारी सड़ी-गली चीज़ें। बहुत ही मान लेते हैं आधा किलो, 1 किलो। तो तुम्हें क्या लगता है उस आधे किलो, 1 किलो से तुम्हारा पूरा घर का, पूरा 1 दिन का बिजली का पूर्ति हो जाएगा? नहीं, ये मतलब बहुत कम होगा ना। बहुत कम ही इससे मीथेन गैस निकल पाएगा, बहुत कम ही ईंधन जैसा इस्तेमाल कर पाएँगे। तो यहाँ से ना इलेक्ट्रिसिटी बनाना पॉसिबल नहीं है। बहुत कम ही बनेगा, अगर ऐसा भी करे तो, करे भी तो। ठीक है? तो क्या तुम्हें बायोगैस संयंत्र या फिर बायोगैस प्लांट समझ में आया? ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ये इस क्वेश्चन को ना बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो तुम्हें क्या करना है, डिटेल में अच्छे से फिगर बनाना है और फिर एक्सप्लेन करना है। वो सारी चीज़ें मैंने नोट्स में डाल रखी है, नोट्स तुम्हें मिल जाएगा लास्ट में भी, अभी वीडियो में ही, और साथ ही साथ पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? तो ओवरऑल प्रोसेस तुम्हें समझ में आया क्या? चलो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो हमारा दूसरा तरीका है ना, ऊर्जा का स्रोत है ना, वो है पवन ऊर्जा, यानी कि विंड एनर्जी। अब चूँकि मैंने तुम्हें बता रखा है कि जनरेटर में बस हमें वो पंखी घुमानी होती है, यानी कि वो टरबाइन घुमाना होता है, और हमें विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। तो इसका एक तरीका ये नहीं हो सकता कि हम लोग इस तरीके के विंड मिल लगाएँ और घूमें ये और हमें बिजली मिल जाए? हाँ, तो पॉसिबल है, होता है ऐसा। तो देखो, पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी में यही होता है ना कि वैसे जगह जहाँ पे हवाएँ बहुत तेज़ होती है, जैसे कि कोई पहाड़ी इलाका, जहाँ तेज़ हवाएँ चलती है। तो जो वो तेज़ हवाएँ होती है, वो इन पंखों को घुमाएगी क्या? हाँ, बिल्कुल घुमाएगी। और क्योंकि ये पंखा जब घूमने लगेगा, तो क्या हम यहाँ से जनरेटर की सहायता से अल्टरनेटिंग करंट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, और ऐसा होता भी है। और यहीं से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलता भी है। ये विंड एनर्जी का एक उदाहरण है। तो देखो, अब ना तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि सर हम लोग कोयले के इतना इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हम लोग सीधा हर जगह विंड एनर्जी, मतलब विंड मिल क्यों नहीं लगा देते? तो देखो, विंड मिल ना हर जगह पे नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि हमारे जो बिहार जैसा लोकेशन है, यहाँ पे इतनी तेज़ हवाएँ हैं ही नहीं कि ये पंखों को घुमा पाए। हमारे यहाँ तो नॉर्मल हवा है, जो जिससे बस पेड़ की पत्तियाँ हिल सकती हैं, हमारे बाल ऐसे लहरा सकते हैं, ऐसा ही कुछ हो सकती है। ऐसा ही कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो पंखे हैं ना, उतनी तेज़, मतलब इनको घुमाने के लिए थोड़ी तेज़ हवाएँ चाहिए होती है। और उन हवाओं का जो स्पीड है ना,
15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हवा का स्पीड इससे कम है तो ये पंखा घूमेगा भी, अगर बहुत स्लो घूमेगा उससे बिजली नहीं बन पाएगी। तो हवाएँ तेज़ होनी चाहिए, कितनी तेज़? 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा, और इनको लगाना बस कुछ ही लोकेशन पे पॉसिबल है जहाँ तेज़ हवाएँ होती है, ठीक है? ये एक नवीकरणीय स्रोत है। हालाँकि मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा नवीकरणीय, अनवीकरणीय क्या होता है। लेकिन अभी के लिए तुम इतना जानो कि वैसा स्रोत जो ना, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे कि कोयला, पेट्रोल है, वो तो लिमिटेड स्टॉक है ना अपने पास, 100-200 सालों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो हवा का चलना है, क्या ये कभी ख़त्म होगा? और अगर ख़त्म हो भी गया तो साथ-साथ हम ही ख़त्म हो जाएँगे, तब फिर तुम ऊर्जा क्या करोगे? ठीक है? तो इसलिए ये एक नवीकरणीय स्रोत है, इसका इस्तेमाल मतलब ये बनता ही रहता है, खत्म नहीं हो सकता ये। अब हम लोग आते हैं सौर ऊर्जा। जैसे कि ये जो सूरज है, ये तो करोड़ों सालों से है ना, और आगे चल के करोड़ों साल तक रहेगा भी। और ये जो सूरज है, सूरज की किरणें हैं, सूरज की जो किरणें हैं, उसमें बहुत सारा ऊर्जा है, ये प्रकाश ऊर्जा है और साथ ही साथ तापीय ऊर्जा भी है। तभी तो तुम बाहर रहते हो धूप में, तो तुम्हारा शरीर गर्म होने लगता है। या फिर जो तुम्हारा गीला कपड़ा है, उसे तुम छत पे सूखने देते हो, तो वो सूरज की किरणों की वजह से और तेजी से सूख जाता है कि नहीं? तो ये जो ऊर्जा हम लोगों को सूर्य से मिलती है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है? जो ऊर्जा हमें सूर्य की किरणों से, सूर्य के प्रकाश से मिलती है, वही हो गई हमारी क्या ऊर्जा? सौर ऊर्जा। अब देखो, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ना हम लोग कई तरीकों से करते हैं। तो सबसे पहला एक है हमारा सौर कुकर। हालाँकि इसका नाम तो तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें होता क्या है। तो ये ना एक बक्से जैसी आकृति होती है, और इसका जो चारों साइड होता है ना, ये जो नीचे वाला तल और ये जो चारों दीवारें हैं, ये काले रंग की एक पेपर या फिर काले रंग की होती हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये काले रंग की ही क्यों होती है? काले रंग की इसलिए होती है कि काला रंग का कोई कपड़ा या फिर ये जो खुद काला रंग है ना, ये बहुत ज़्यादा जल्दी ऊष्मा को अवशोषित करता है, मतलब वो गर्मी को ना अपने अंदर रखता है। बहुत ही जल्दी कोई भी काली चीज़ गर्म भी हो जाती है और बहुत ही जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। या फिर तुम ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना कि शाम के टाइम में ना, तुम कोई टाइल्स पे जाना, ठीक है? तुम एक काले वाले टाइल्स पे जाके पैर रखोगे ना, वो काफ़ी गर्म होगा। वहीं व्हाइट वाले पे रखोगे, वो ठंडा होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काला रंग गर्मी को अपने अंदर अवशोषित करता है बहुत जल्दी। ठीक है? तो बात समझ में आई? तो इसलिए ये सोलर कुकर का ये चारों दीवार काले रंग का होता है, और इसके जो नीचे तल है, ये भी काले रंग का है। अब इसका जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन एक शीशे का बना होता है, और शीशे के ढक्कन को इस तरीके से हम ढक देते हैं, और इसके अंदर ना हम लोग कोई भी पानी या फिर कोई भी भोजन रख देते हैं जिसको मुझे गर्म करना है या बनाना है। तो इसको मैंने इस बक्से के अंदर रखा, इस ढक्कन को लगा दिया। अब देखो क्या होगा। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट याद करो। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या होता था? प्रकाश ऊर्जा के कारण धरती के अंदर गर्मी तो होती थी, लेकिन वो गर्मी बाहर नहीं जा पाती थी। इससे धरती और धीरे-धीरे गर्म होती जाती थी। वही ना ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। इस शीशे के लिड को यहाँ पर लगा देने के बाद सूर्य की किरणों के कारण अंदर में गर्मी तो बनेगी, मतलब अंदर रखा खाना गर्म तो होता चला जाएगा, लेकिन वो गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि ये शीशा लगा हुआ है, शीशे के कारण वो जो भी छोटे छोटे कण हैं जो गर्म हो चुकी है, वो बाहर नहीं जा पाएगा। समझ में आया? और ये जो काले रंग की दीवारें हैं ना, ये भी गर्मी को अवशोषित करके रखेंगी, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, जिससे कि ये जो पूरा अंदर का एरिया है ये और गर्म रहेगा। तो समझ में आया? तो इस तरीके से सोलर कुकर का इस्तेमाल करके हम लोग छोटी-मोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि पानी गर्म करना या फिर थोड़ा बहुत खाना गर्म करना है, ऐसे कुछ चीज़ें। अब ये ना बहुत ज़्यादा सूरज पे डिपेंडेंट है। अब तुम ऐसा मत सोच लेना ना कि अब हम लोग गैस का पैसा बचाएँगे, एकदम सोलर कुकर का ही इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं सोलर कुकर से तुम खाना बना रहे हो और बारिश का मौसम आ गया, धूप ही नहीं आया, तब तो तुम भूखे रह जाओगे ना। तो ये एक रिलायबल सोर्स नहीं है, मतलब इसमें तो इसके तुम भरोसे में नहीं रह सकते हो, ठीक है? तो एक तो मैं सोलर कुकर समझ में आया क्या? चलो बहुत बढ़िया। अब आता है दूसरा हमारा सोलर सेल। वो जो छत पे तुम लोगों ने ब्लू रंग की प्लेट्स लगी हुई देखे होंगे कहीं न कहीं।
और जिससे बैटरी में ऊर्जा भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी बनता है। तो वही सोलर सेल यानी कि सोलर प्लेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका इस्तेमाल तो तुम्हें मालूम ही है। हम लोग क्या करते हैं, सोलर प्लेट्स को अपने छतों पर लगा देते हैं। ये क्या करता है, जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं, ये अवशोषित करती हैं और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करती है। और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी ना हम लोग बैटरी में इकट्ठा कर लेते हैं और अपने घरों के बल्ब, टीवी, फ्रिज ये सारी चीज़ें चलाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से सोलर सेल भी हो गया हमारा। सोलर सेल का मेन काम हमारा क्या है कि ये सूर्य से आ रही प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें बदल देती है? विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है? अब अगले पे आते हैं। अब कई ऊर्जा ऐसा है ना, जो हमें समंदर से ही मिलता है। तुम्हारे मन में सवाल आएगा, तुम्हारे मन में सवाल आएगा, क्या समंदर से हम लोग बिजली बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, समंदर से भी हम लोग बिजली बना सकते हैं। तुम्हारे मन में सवाल आएगा कैसे? तो देखो, क्या समंदर शांत रहता है? नहीं, उस पे लहरें आती-जाती रहती हैं, हमेशा वो गति में ही रहता है। क्या हो अगर हम इस मोशन को, इस गति को इस्तेमाल करके विद्युत ऊर्जा बना दें? बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा करते भी हैं हम लोग। तो देखते हैं कैसे? जैसे कि तुमने देखा होगा जो समंदर का किनारा होता है, जो बीच होता है, गोवा बीच ये सब सुना ही होगा तुमने। तो जैसे ये बीच है, यहाँ पर पानी कभी चढ़ती है, कभी नीचे उतर जाती है, ऐसा होता है क्या? कभी देखना पानी चल के ऐसे यहाँ तक आ जाएगी, कभी पानी चढ़ते-चढ़ते काफ़ी दूरी तक पहुँच जाती है। होता है क्या ऐसा? बिल्कुल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पर एक डैम जैसा कुछ लगा देंगे, छोटा-छोटा डैम जैसा। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं छोटा-सा डैम जैसा सेटअप लगा दिया। छोटा मतलब यही हमसे भी छोटा साइज़ का। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे इसमें पंखी होगी छोटे-छोटे, एक नहीं बहुत सारे लगे होते हैं, पूरे किनारे पे फैला दिया जाता है। तो देखो, जब भी इस तरीके से बहुत लहरें तेज़ आएगी ना, तो इससे तो पार होंगी क्योंकि ये रास्ते में आता है। तो जैसे ही उधर जाएँगी तो क्या इन पंखों को घुमाएगी? बिल्कुल घुमाएगी। तो एक बार ये पंखा घूमा, हाँ, फिर ये पानी इधर चलेगा, यहाँ से एक बार पंखा घूम चुका है। फिर जब पानी की लहरें नीचे जाएँगी, तो ये जो पानी यहाँ तक आया था, क्या ये वापस लौटेंगी? हाँ, लौटेंगी। तो ये लौटने के समय फिर एक बार पंखा घुमा देता है। तो इस तरीके से जब यहाँ पर हमारा टरबाइन घूमता है, तो यहाँ से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तुम्हारे मन में सवाल आएगा, अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो फिर हम लोग कोयले का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सारे जगह यही फैला देते हैं। तो देखो यार, ये रिलायबल नहीं है उतना, बहुत ही कम मात्रा में हम लोग इससे एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ तुम्हारा ये सेटअप करना भी पूरे समंदर किनारे महँगा पड़ जाता है। साथ ही साथ मेंटेनेंस भी इसका है, बालू-वालू जाएगा तो बहुत मेंटेनेंस है। इसका इस्तेमाल हम लोग वहाँ करते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कल को हमने कोई आइलैंड खरीद के वहीं घर बसा लिया, तो वहाँ कोयला थोड़ी लेके जाएँगे। अपने इस आइलैंड के चारों तरफ यही सेट कर देंगे। वहीं पे हमें आराम से समंदर से ही बिजली मिलती रहेगी, है ना? तो उस तरीके के सेटअप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से तुम्हें ज्वारीय ऊर्जा समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका बिजली बनाने का है तरंग ऊर्जा। तुम्हारे मन में सवाल आएगा, ये सर ये तरंग ऊर्जा दोनों अलग-अलग है क्या? ज्वार और तरंग दोनों अलग-अलग होता है? हाँ, बिल्कुल। ज्वार वो हुआ ना, जो ये पानी एक बार को यहाँ आई, फिर ऊपर चढ़ गई। तो ये ज्वार तरीके का ज्वार जो आया, फिर भाटा, ज्वार-भाटा दोनों अलग-अलग होते हैं। फिर ये तरंग क्या है? तो देखो, समंदर में जो लहरें ऐसे-ऐसे चलती है ना, इसी को ही हम लोग कह देते हैं क्या? तरंग। तुम्हारे मन में अब एक और सवाल ये आएगा कि सर हम लोग तरंग से बिजली कैसे बनाएं? तो देखो, तुम लोगों ने वो वाला फोम देखा है क्या जो पानी में तैरते रहते हैं? वो एक फोम आता है। फोम को अगर तुम पानी में डालो तो इस तरीके से ये पानी में तैरता रहेगा। तो वही फोम का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखो, लहरों के ऊपर ना हम लोगों ने एक दो फॉर्म लगा दिए। अब इसके बाद क्या किया ना, इसके बाद एक वायर खींचा यहाँ नीचे, मतलब समंदर के अंदर, और फिर यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म लगाया। मैकेनिज्म में हम लोग एक पिस्टन लगाते हैं, ठीक है? हालाँकि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं। तुम बस इतना जानो, ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, लहरों के कारण ये फ़ोम तो हिलेगा ना, अगर लहरें हैं, तो ये फ़ोम को तो हिलाती रहेंगी।
ठीक है? अब देखो, ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, इसके कारण क्या होगा पता है? ये पिस्टन जुड़ा होगा हमारे जनरेटर से और ये जनरेटर को घुमाएगा। जनरेटर के जो पंखे हैं, उनको घुमाएगा और यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एसी करंट मिलेगा। ये वाला सेटअप तुम्हें समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम बस इतना जान लो, यहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रहा है तरंगों के कारण, उस मूवमेंट से हम लोगों ने जनरेटर की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी को बनाया है, ठीक है? और यही है हमारा तरंग ऊर्जा। तो अब तुम्हें पता चला कि तरंग ऊर्जा से हम लोग कैसे बिजली बनाते हैं? हुँ। तो देखो, फिर अगर तुम्हारा सवाल वही है कि हम लोग देश की आपूर्ति इससे क्यों नहीं करते? देखो, ये लगाना भी बहुत महँगा है, मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है और जो बिजली हम लोगों को मिलेगा वो भी काफ़ी कम होगा, ठीक? और साथ ही साथ अगर पूरा समंदर हम यही फैला दें, तो उसके अंदर जो मछलियाँ रह रही है वो सब कहाँ जाएँगी? उन बेचारों को कौन ही है इस दुनिया में, ठीक है? तो आगे देखो, तो अगला तरीका जो है ना हमारा वो है ओटेक। ओटेक सर इसका नाम तो कभी सुना नहीं है। तो देखो, इसका फुल फॉर्म होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। अभी भी समझ में नहीं आया। तो देखो, इसमें क्या होता है ना हम लोग, सबसे पहले तुम्हें ये मालूम है क्या कि जो समंदर है और समंदर की गहराई है उसमें तापमान का अंदर अंतर है। तापमान का अंतर है। जैसे समंदर का एकदम सरफेस सतह वाला पानी ना गर्म होता है। क्यों? सूर्य की किरणों की वजह से। समंदर की सतह का पानी एकदम गर्म, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? लेकिन तुम क्या करो ना, तैरते-तैरते थोड़ा गहराई में जाओ, काफ़ी गहराई में जाओगे, काफ़ी गहराई में जाओगे, तो तुम्हें ना काफ़ी दूर मतलब 2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक में एक ऐसा जगह पहुँच जाओगे जहाँ पे तापमान ना 5 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ऊपर देखो गर्म पानी एकदम 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन समंदर के अंदर पानी 5 डिग्री सेल्सियस। तुम देख पा रहे हो कितना ज़्यादा तापमान का अंतर आ गया है, पूरे 20 डिग्री सेल्सियस का। अब देखो, तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर, ये तापमान के अंतर से हम लोग क्या ही कर लेंगे? तो देखो, इस तापमान के अंतर से हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। तुम्हें पता है क्या? अमोनिया। अमोनिया एक ऐसा मतलब पदार्थ है ना, जो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही भाप बन जाता है। जैसे कि हमारा पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बर्फ रहता है, वहीं इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें तो ये एकदम भाप बन जाता है। उसी तरह ये जो अमोनिया है ना हमारा प्यारा सा, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ही भाप बन जाता है। तुम्हारे मन में फिर सवाल आएगा, सर ये अमोनिया को देख के आपके आंखों में चमक क्यों आ गई? तो देखो, ये जो अमोनिया का भाप है ना, इससे बहुत काम होने वाला है हमारा। याद करो जो स्टीम इंजन था, रेलगाड़ी थी, वो भी तो हम लोग पानी के भाप से ही चलाते थे ना? हाँ, चलाते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग बिजली बनाएँगे अमोनिया के वेपर से। क्यों? क्योंकि अमोनिया 25 डिग्री सेल्सियस पे ही गर्म हो जाता है, जो हमें समंदर पे मिलता है। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे ना, तो यहाँ अगर डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा तो मैं कॉपी वाला डायग्राम दिखाता हूँ तुमको। यहाँ देखो, ये 5 डिग्री सेल्सियस एकदम नीचे है। अब क्या होगा ना, जो यहाँ पे इस पूरे पाइप में अमोनिया भरा हुआ है वैसे, ठीक है? तो यहाँ पे गर्म पानी की वजह से ये अमोनिया भाप बन जाएगा क्या? बन जाएगा। तो ये भाप बना हुआ अमोनिया इस तरीके से घूमता हुआ जाएगा और इस जनरेटर को घुमाएगा क्या? जनरेटर का जो भी टरबाइन है, पंखे उसको घुमाएगा। हाँ, घुमाएगा। तो क्या घूमने से हमें अल्टरनेटिंग करंट मिल जाएगा? मिल जाएगा। फिर ये जो अमोनिया का भाप है ये वापस आएगा नीचे। नीचे क्या हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस है? हाँ है। तो ये वेपर वापस से ठंडा होके लिक्विड में बदल गया। अब ये लिक्विड वापस से यहाँ आएगा, वापस ऊपर जाएगा, फिर ये गर्म होके भाप बन जाएगा, फिर इसको घुमाएगा। इस तरीके से ये पूरा साइकिल घूमता रहेगा और हमें मुफ्त में बिजली मिलती रहेगी। फिर से तुम्हारा वही सवाल होगा, सर फिर हम लोग पूरे समंदर में यही लगा के बिजली बना देते हैं। अरे यार, ये बहुत महँगा है, ठीक है? बहुत महँगा है, पड़ता है ये हमारे लिए। ठीक? और अगर पूरे समंदर में तुम यही बिछा दोगे तो फिर वही बेचारी मछलियाँ कहाँ जाएँगी? तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ गया महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या होता है या फिर ओटेक से हम लोग बिजली को कैसे बनाते हैं। ठीक है? अब हम लोग ना अगले पे आते हैं। अगला है हमारा भूतापीय ऊर्जा या फिर जियोथर्मल एनर्जी।
तुम्हारे मन में सवाल आएगा ये क्या है? नया-नया नाम सुन रहे हैं हम लोग, जियोग्राफी तो सुना है, ये जियोथर्मल क्या होता है? तो देखो, जो हमारी धरती है ना, तो ये तो तुम्हें मालूम है धरती की हम लोग इस सतह पे रहते हैं, ठीक है? ये जो बाहरी वाला है, यहीं तो हम लोग रहते हैं। धरती को खोदते हैं तो हमें क्या मिलती है? मिट्टी मिलती है। और धरती का जो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है ना 6400 किलोमीटर है। मतलब 6400 किलोमीटर, कितना ज़्यादा बड़ा व्यास है धरती का, है ना? तो देखो, जब भी तुम धरती को इस तरीके से गड्ढा खोदना स्टार्ट करोगे, तो ये वाला जो सरफेस है यहाँ तक तो तुम्हें मिट्टियाँ ही मिलेंगी। फिर इसके नीचे जाओगे थोड़ा बड़े-बड़े पत्थर है। फिर उसके नीचे एकदम बीचों-बीच अगर तुम पहुँच जाओ ना, तो यहाँ पर इस तरीके से मगमा है, मतलब बहुत गर्म धातुएँ हैं, पिघली चट्टानें हैं, मतलब गर्म है पूरा एरिया लावा की तरह। जब भी ज्वालामुखी फटता है तो किस तरह एकदम गरम-गरम लावा निकलती है। तो वही बीचों-बीच एकदम भरा हुआ है। वही ज्वालामुखी फटने से यही सब तो निकलता है, ठीक है? तो देखो, अब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि धरती के बीचों-बीच बहुत ही गर्म पिघली हुई चट्टानें, पिघली हुई धातुएँ हैं। मैग्मा समझ लेते हैं, ठीक है? तो देखो, इन मैग्मा के कारण ना कुछ चट्टानें ऐसी होती है जो कॉन्टैक्ट में रहती है और गर्म होती है, या फिर कुछ भाप होते हैं जो चट्टानों की वजह से फँसे रहते हैं। फिर से देखो, बीचों-बीच बहुत गर्म मौसम, एकदम बीचों-बीच लावा है, मैग्मा है। इनके कारण चट्टानें गर्म होंगी क्या? हाँ, चट्टानें भी गर्म होंगी। तुम्हें मालूम होगा कि हम लोग जो पानी निकालते हैं, बहुत सारा पानी बोरिंग से, चापाकल से, धरती के अंदर से ही तो निकालते हैं ना? हाँ, निकालते हैं। तो कोई-कोई एरिया वैसा होता है ना जहाँ पे ये पानी गर्म हो जाता है, क्यों? मतलब इस तरीके से ये देखो रास्ता निकला हुआ है ना, इस तरीके से रास्ते में बहते, बहते, बहते ये चट्टानों के कांटेक्ट में आता है और ये पत्थर को गर्म कर देता है। अब ये पत्थर गर्म है तो इसके कांटेक्ट में यहाँ पे जो भी पानी इकट्ठा है, ये पानी भी गर्म हो जाएगा ना? तुम लोगों ने सुना होगा कई एरिया ऐसा है ना, जहाँ पे गर्म पानी निकलता है, गर्म पानी वाला झरना है, जैसे कि हमारे पास ही एक मोती झरना साहिबगंज में। तो वहाँ पे जो पानी निकलता है गर्म पानी, उसको क्या नीचे ज़मीन के अंदर कोई गैस सिलेंडर जला के गया हुआ है या कोई गीज़र फिट किया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो वहाँ का जो पानी गर्म हो रहा है, इसी मैग्मा की वज़ह से ये चट्टानें गर्म हो रही है, जो अंदर के पानी के स्रोत को गर्म कर रही है और फिर हमें गर्म पानी मिल रहा है। तो अगर अंदर में पानी गर्म है, तो क्या उस गर्म पानी में भाप भी होगा ना? हाँ, होगा। अब देखो, फिर से हमें भाप मिल गया यार। अब एक बार भाप मिल गया तो हम लोग इससे बिजली तो बना ही लेंगे ना। हम क्या करेंगे, एक पाइप लगाएँगे, पाइप लगा के ये भाप बाहर निकालेंगे, ठीक है? भाप बाहर निकल के टरबाइन पे डालेंगे, टरबाइन का पंखा घुमाएँगे। पंखा घूमा क्या? हाँ, घूम गया। उस पंखे घूमने से हम लोगों को बिजली भी मिल गया। फिर ये जो भाप ठंडा हुआ है, इस ठंडे भाप को यानी कि पानी को वापस से इधर डाल दिए, ताकि ये पानी खत्म ना हो जाए, ताकि ये जो पानी है खत्म ना हो जाए और हम लोग सालों-साल यहाँ से बिजली बनाते रहें। तो देखो ये हर जगह नहीं होता ना, ये कुछ सर्टेन लोकेशंस पे ही पॉसिबल है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में इस तरीके काम होता है, एक पूगा घाटी है लद्दाख में भी और हिमाचल में मणिकरण, ये दोनों जगह ये जियोथर्मल एनर्जी वाला काम होता है, ठीक है? तो इस तरीके से तुम्हें ये वाला टॉपिक समझ में आया क्या? चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो, अगला जो है ना, नाभिकीय ऊर्जा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी खतरनाक भी है। जैसे कि तुम लोगों ने सुना ही होगा कि इंडिया के पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, अमेरिका के पास इतने हैं, रशिया के पास बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिका, रशिया काफ़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और हर आए दिन मतलब कोई ना कोई देश एक-दूसरे को धमकी देता रहता है कि मेरे पास न्यूक्लियर है, बॉम्ब है, मेरे पास से बच के रहो, ऐसा कुछ। तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए नई तो नहीं है, मतलब हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं इसका नाम। और ये जो एनर्जी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये वही एनर्जी की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो, सबसे पहले ना नाभिकीय ऊर्जा 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा नाभिकीय विखंडन, फिशन, और एक होता है हमारा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये 2 ऊर्जा की तरह हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नाभिकीय संलयन क्या है और फिर जान लेंगे नाभिकीय विखंडन क्या है। धरती पे ना मोस्टली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब देखते हो या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट जिससे बिजली बनाते हैं, उसमें भी यही लगा होता है। तो मेन हमारा ये है जिसे हमें पढ़ना है, मतलब
तो मेन हमारा यही है। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है, ये भी दूसरा तरीके का है। इसका वाइडली यूज़ तो नहीं किया जाता, लेकिन सूर्य पे यही हो रहा है। सूर्य तुम देख रहे होगे, सूर्य इतने करोड़ों वर्षों से है, करोड़ों वर्षों तक रहेगा आगे। तो ये जल रहा है ना, तभी तो हमें गर्मी मिल रही है। लेकिन ये क्या जल रहा है इसके अंदर? ऐसा क्या है? हम लोग वहाँ लकड़ी भी नहीं पहुँचा रहे, हम लोग ना कोयला पहुँचा रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसा क्या प्रोसेस हो रहा है? क्या ऐसा ईंधन है, जो इतने टाइम से खत्म ही नहीं हो रहा, बस जलता जा रहा है, जलता जा रहा है? क्या है वहाँ पे? तो वहाँ पे हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूज़न या फिर नाभिकीय संलयन। चलो देखते हैं नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो ध्यान देना, केमिस्ट्री में तुम लोगों ने कई तरह के रिएक्शंस तो पढ़े ही होंगे, है ना? तो आज देखो फिज़िक्स में भी तुम एक रिएक्शन पढ़ो, ठीक है? तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में ये होता है ना कि 2 छोटे-छोटे परमाणु मतलब जिसके नाभिक काफ़ी हल्के हैं। तुम्हारे मन में सवाल आएगा ऐसे कि ये नाभिक हल्का क्या होता है? जैसे कि तुम्हें दुनिया का मेन रूल मालूम है ना कि हर कोई स्टेबल होना चाहता है, या फिर केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं उनका मेन रूल तो यही है कि हर केमिकल रिएक्शन के बाद जो लास्ट वाला प्रोडक्ट हो वो स्टेबल हो। ऐसा होता है ना? हाँ होता है। तो देखो, कोई अगर बहुत ही बड़ा परमाणु है तो वो छोटा छोटा टूट टूट करके स्टेबल होना चाहता है कि नहीं? वहीं कोई बहुत छोटा-सा हल्का-सा 2 परमाणु है, तो ये दोनों मिल करके जुड़ जाएगा और थोड़ा बड़ा होकर के स्टेबल होना चाहता है। हर परमाणु का एंड में गोल या फिर लक्ष्य यही है कि वो स्टेबल हो जाए किसी भी तरीके से। यही है केमिकल रिएक्शन का मेन प्रिंसिपल, ठीक है? तो देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है ना कि 2 छोटे-छोटे परमाणु जुड़ते हैं और एक स्टेबल एलिमेंट बना देते हैं। नहीं आया ना समझ में? सुनो, जैसे कि हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन सबसे छोटा परमाणु, एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है और बीच में एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब सबसे छोटा, सबसे हल्का यही है। तो देखो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन जो काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी हल्के हैं और अनस्टेबल हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अनस्टेबल हैं। और रियल लाइफ में भी देखो हर कोई स्टेबल ही होना चाहता है ना। तो उसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी, ये भी इकलौता है, सिंगल है, ये भी स्टेबल होना चाहता है। तो इसे चाहिए एक और हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन मिल करके रिएक्शंस होता है और वो बना देते हैं हीलियम। और ये जो एलिमेंट है ना, ये एक स्टेबल एलिमेंट है। ये अब नेचुरली रह सकता है, स्टेबल है ये। इसके लाइफ में अब स्टेबिलिटी आ गई है। तो देखो, ये रिएक्शन ऐसा देखने में तो काफ़ी सिंपल लग रहा है। बस मैंने 2 अक्षर लिख दिए, बन गया रिएक्शन। बट देखो, रियलिटी में जब भी ये रिएक्शन होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी निकलती है, मतलब बहुत ज़्यादा। इसका रिज़ल्ट तुम देख पा रहे हो कि सूरज कितना गर्म है, क्योंकि उसके अंदर यही रिएक्शंस चलती रह रही हैं। तो देखो, मतलब बस एक छोटा-सा रिएक्शन, 2 छोटे हाइड्रोजन एलिमेंट्स, तुम सोच पा रहे हो एक हाइड्रोजन एलिमेंट कितना ज़्यादा छोटा होता है, और वो एक रिएक्शन किया और उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकल के आ गई। तो अब तुम्हें समझ में आया कि सूरज इतने करोड़ों सालों से गर्म क्यों है। वहीं हम लोग 10 किलो कोयला जलाते हैं, तब जाके हम लोग 10 दिन का खाना बना पाते हैं। यहाँ पे तो हाइड्रोजन एलिमेंट मिलके इतना ज़्यादा गर्मी। अच्छा वैसे तुम ये मत समझ आना कि सूरज पे बस 2 ही हाइड्रोजन एलिमेंट है। वो जो पूरा सूरज का गोला देख रहे हो ना भरा हुआ, हाइड्रोजन ये पूरा रिएक्शन से चल रहा है, हाइड्रोजन हीलियम एलिमेंट से ही है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट मेनली जो रिएक्शन है वो इनका ही है। तो अब तुम्हें फ्यूजन समझ में आया, संलयन। संलयन में होता है जुड़ना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें फ्यूजन या फिर संलयन समझ में आ गया है। अब बारी है ना कि हमें न्यूक्लियर फिशन यानी कि नाभिकीय विखंडन समझना है। और इसको जानने के लिए तो शायद तुम भी बहुत इंटरेस्ट लेकर सुन रहे होगे, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, ये उसी का कमाल है, न्यूक्लियर फिशन, ठीक है? या फिर हिंदी में नाभिकीय विखंडन। तो हम इसका नाम में ही देख पा रहे हो, विखंडन मतलब टूट रहा है कुछ तो। तो इसमें ये होता है ना कि कोई भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, ऐसे परमाणु जब टूटते हैं ना, तो फिर वहाँ से हमें न्यूक्लियर फिशन जैसा रिएक्शन देखने को मिलता है। और जब भी ये टूटते हैं तो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा गर्मी, बहुत सारे रेडिएशंस लेकर के आते हैं।
ये जो रेडियो एक्टिव रेज़ सुना ही होगा कभी ना कभी। रेडियो एक्टिव रेज़ में क्या होता है कि तुम उसके एक्सपोज़र में आ गए मतलब उसके सामने आ गए, तो तुम्हारे स्किन सेल्स जलने लग जाएँगे, फटने लग जाएँगे और जब तुम्हारे सेल्स ही जल चुके, फट चुके तो तुम कहाँ से रहोगे? तुम तो रहोगे ही नहीं। तो तुम्हें मालूम तो है कि ये न्यूक्लियर फिशन कितना खतरनाक है। एक कोयले की तरह ना तुम्हें ऐसे जलाता नहीं है, तुम्हारे सेल्स को ही जला देता है पहले तो। देखो न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई बहुत भारी सा एलिमेंट है, भारी सा एलिमेंट मान लेते हैं यूरेनियम 235 ये एलिमेंट। अब ये एलिमेंट ना स्टेबिलिटी चाहता है, ये इतना भारी हो चुका है ना कि लाइफ में ये स्टेबल ही नहीं है। तो ये टूट करके स्टेबल होना चाहेगा। केमिस्ट्री का वो बेसिक प्रिंसिपल याद करो कि कोई भी जो भारी होता है वो टूट करके स्टेबल होना चाहता है, जो काफ़ी हल्के हैं वो जुड़ करके स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये वाला ना काफ़ी भारी है, ये टूट के स्टेबल होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको तोड़ा कैसे जाएगा? हम क्या करेंगे ना, ये जो 235 है यूरेनियम 235 इस पे न्यूट्रॉन्स की बरसात कर देंगे। न्यूट्रॉन्स मालूम है ना न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? न्यूट्रॉन्स की बरसात कर देंगे। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर हम लोग न्यूट्रॉन की बरसात कैसे करेंगे यूरेनियम पे? अरे यार, जैसे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब था हमारा उसके अंदर ही पूरा सेटअप होता है कि ये न्यूट्रॉन्स एक टाइम पे आके इन सब पे बरस पड़े और जब भी न्यूट्रॉन्स इन पे आके बरसेंगे ना तो ये जो यूरेनियम 235 है ये टूट के दो बन जाएगा। ये जो है ना टूट के 2 बन जाएगा। फिर उसके बाद ये यहाँ पर भी नहीं रुकेंगे। ये वापस से और 2 बनाएँगे, ये भी 2 बनाएँगे। फिर ये जो है, ये भी 2 बनाएगा, ये वाला भी 2 बनाएगा एंड इसके बाद इस तरीके से एकदम चेन जैसा स्टार्ट हो जाएगा। तुम समझ पा रहे हो? पहले 1 था, फिर 2, 4, 8 फिर 16, 32 तुम देख पा रहे हो कितना मतलब स्पीड से ये ग्रो कर रहे हैं एकदम कंपाउंडिंग जैसा। और यही कारण है कि ना कि ये बहुत तेज़ी से बहुत कम टाइम में मतलब भस्म ही कर देते हैं पूरे-पूरे शहर को। ऐसा बॉम्ब जैसा छोटा-मोटा चीज़ नहीं है ये ख़त्म कर देंगे ये कुछ सेकंड्स के अंदर ही। तो ये काफ़ी खतरनाक होता है, ये रिएक्शन भी काफ़ी खतरनाक है। तो अब पता चला तुम्हें न्यूक्लियर फिशन में क्या होगा U-235 जैसे एटम्स जो है ना क्या करेंगे टूटेंगे, टूट के एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ये जो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है ना मतलब एक ने तोड़ा 2 फिर दोनों अलग-अलग 2-2 को तोड़ेंगे, फिर वो अलग 2-2 को तोड़ेंगे। तो ये एक चेन रिएक्शन है, ठीक है? तो इस तरीके का काम होता है न्यूक्लियर फिशन में। अब देखो, अब एक थोड़ी-सी ना तुम्हें इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे मुझे एनटीपीसी है, एनटीपीसी में ना एक पूरी बोगी तुम कोयला भर के लेकर जाओगे और कुछ बिजली बनाओगे। है ना? ऐसा कुछ होगा? वहीं पे ये कोयला वाला है, ठीक है? कोल वाला चक्कर है ये। मतलब तुम एक पूरी ट्रेन भर के कोयला लेकर के जा रहे हो और वहाँ से कुछ बिजली बना रहे हो। लेकिन पता है यूरेनियम के साथ ऐसा नहीं है। ये जो पूरी भरी हुई बोगी ट्रेन की है ना, इससे जितना तुम बिजली बनाओगे और एक माचिस की डिब्बी होती है ना कितनी छोटी-सी होती है, उतना सा बस यूरेनियम ले लो, ये भी उतना ही बिजली बना देगा। तुम बोलोगे अरे सर ये कैसे हो गया? अरे ऐसा ही होता है क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी प्रदान करता है, ठीक है? हालाँकि ये खतरनाक तो है ही, लेकिन ये गर्मी भी बहुत ज़्यादा प्रदान करता है हमें। अब देखो, अब ना हम लोग यहाँ से बिजली कैसे बनाते हैं यूरेनियम से और यूरेनियम से बॉम्ब कैसे बना लेते हैं, इन दोनों चीज़ों को भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो जो हमारी धरती है, धरती पे ना यूरेनियम कई तरीके के मिल सकते हैं। मेनली मिलते हैं यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 और जो कोई यूरेनियम हम लोग धरती पे मिलता है ना हमें, इन दोनों का मिक्सअप रहता है। ये दोनों मिलके हमें धरती पे रहते हैं। अब हमें ना अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको शुद्ध करते जाएँगे। बॉम्ब बनाने के लिए हमें चाहिए यूरेनियम 235 लेकिन जो अभी हमें मिला हुआ है इन दोनों का तो मिक्स है। तो हम क्या करेंगे धीरे-धीरे इसको शुद्ध करते जाएँगे। काफ़ी सारे प्रोसेस हैं इसको शुद्ध करने मतलब इसको क्या बोलते हैं उसको कुछ तो बोलते हैं। हाँ, हाँ याद आया इसको बोलते हैं एनरिचमेंट।
तो यूरेनियम को ना इनरिच किया जाता है और फिर यू-235 में मतलब इनरिच करते हैं। और अगर तुम इसको 95% तक शुद्ध कर लो, मतलब कोई ऐसा यूरेनियम जिसमें 95% यू-235 है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, बॉम्ब बना लेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएँगे। और वहीं अगर यूरेनियम-235 को हम लोग 5% तक शुद्ध करें, तो उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे बिजली बनाने में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो फ़र्क समझ में आया? यहाँ पे 5% शुद्ध चाहिए और न्यूक्लियर बॉम्ब में 95% शुद्ध चाहिए। अब हम लोग ये बात पे आते हैं कि यहाँ से मतलब न्यूक्लियर मतलब यूरेनियम से हम लोग बिजली कैसे बनाएँ? आओ देखते हैं। तो देखो, अभी तक हमने यूरेनियम का जो भी रिएक्शन है वो तो देख ही लिया है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है ना, वही न्यूक्लियर फिशन वाले रिएक्शन को कराया जाता है। और उस रिएक्शन से बहुत गर्मी निकलती है ना? निकलती है। और उस गर्मी से पता है क्या किया जाता है? उस गर्मी से पानी गर्म किया जाता है। तो यहाँ भी पानी ही गर्म कर रहे हैं और इस गर्म पानी से पता है भाप निकालेंगे, स्टीम निकालेंगे और वही टरबाइन को घुमाएँगे। तो देखो, भाप बनाने का काम उस टाइम में हमारा कोयला भी कर रहा था, यही भाप बनाने वाला काम यूरेनियम भी करता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि एक माचिस की डिब्बी जितनी यूरेनियम से एक शहर को हम लोग कई सालों तक बिजली दे सकते हैं। लेकिन वहीं इस कोयला का इस्तेमाल करें तो हमें एक पूरी बोगी ट्रेन लगेगी, मतलब एक ट्रेन की पूरी बोगी भरी हुई लगेगी, कई बोगियां। तो फर्क तुम्हें समझ में आया? चलो, बहुत बढ़िया। तो अभी तक तुम्हें न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन दोनों समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी हम लोग वही पढ़ना है कि नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत ये क्या होते हैं। नवीकरणीय स्रोत वैसे स्रोत होते हैं ना जो मतलब हमारे पास है ही, खत्म नहीं होगा। जैसे कि सौर ऊर्जा, क्या सूरज की धूप खत्म होगी? हाँ, मतलब काफ़ी करोड़ों वर्ष तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए बहुत लंबे समय तक चलेगी ना, कभी खत्म नहीं होंगे। सूरज खत्म होगी, यानी कि हम भी खत्म हो जाएँगे। जब हम ही खत्म हो जाएँगे तो ऊर्जा का क्या करेंगे? ठीक है? तो ऐसी चीज़ें मतलब ऊर्जा के ऐसे रूप जो बनते रहते हैं, लगातार बन रहे हैं। जैसे हवा या फिर वो पानी, मतलब वो समंदर से जो लहरें वाला ऊर्जा था, वो वाला ऊर्जा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा नवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है? वही पेट्रोलियम, कोयला, ये सारी चीज़ें हैं जो खत्म हो जाएँगी एक टाइम पे। साइंस साइंटिस्ट तो कह रहे हैं अगले कुछ 50-100 सालों में ये कोयला, पेट्रोल सब खत्म हो जाएगा। तो हमें यही वाला कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो तुम्हें समझ में आया नवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय क्या है? चलो, बहुत बढ़िया। अगले पे आते हैं। देखो, इन दोनों कंपैरिज़न देख लेते हैं, तुलना देख लेते हैं। उपलब्धता, नवीकरणीय स्रोत बहुत है, अनलिमिटेड है। हवा खत्म होगी क्या? नहीं। लेकिन पेट्रोल, डीज़ल खत्म हो जाएगा। समाप्ति, वही बात है, कभी समाप्त नहीं होंगे, ये जल्दी समाप्त हो जाएँगे। जैसे कि पुनः भरण, पुनः भरण मतलब तुरंत से बन जाता है। जैसे कि हवा, समंदर की लहरें तुरंत बन जाती है ना, टाइम तो नहीं लगती। लेकिन अनवीकरणीय यानी कि पेट्रोल या फिर कोयला से ये सब बनने में तो करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, है ये नहीं? तो ये पुनः भरण बहुत जल्दी हो जाता है, ये वाला नवीकरणीय, और इसको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। प्रदूषण की बात करें, तो जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, क्या इससे प्रदूषण होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन वहीं तुम कोयला जलाते हो, पेट्रोलियम जलाते हो, तो धुआँ निकलता है जो हमारे वातावरण को दूषित करती है। तो ये भारी प्रदूषण फैलाती है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा चैप्टर है, यहाँ पे हो गया खत्म। अब ना हम लोग थोड़ा-सा करते हैं काम, ये कि नोट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है? नोट्स, क्लास नोट्स एकदम पूरे प्रॉपर बने हुए हैं और तुम्हें भी ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए चैप्टर को लेकर के, हाँ, कि अब बोर्ड में जो भी आएगा बोर्ड एग्ज़ाम्स में, हम उसे अच्छे से बना लेंगे, ठीक है? तो ध्यान देना अब। तो देखो, वही यहाँ पे ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा हो गया हमारा, ऊर्जा के स्रोत, ईंधन हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। फिर ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू मालूम है हमें। उत्तम ईंधन के 5 गुण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है। फिर हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हम लोगों ने पढ़ा। फिर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वही था ना हमारा, जो कि हम लोग कई सदियों से, दशकों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, सूर्य, ये सारी चीज़ें। इसका देखो क्या-क्या एग्ज़ाम्पल है। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल काफ़ी वर्षों से यूज़ करते आ रहे हैं ना? बिल्कुल। तापीय शक्ति संयंत्र, मतलब किसी भी चीज़ को गर्म करके आग जला के अगर ऊर्जा लेते थे हम लोग, मतलब तापीय तरीके से, तो वो भी इस्तेमाल हम लोग कई दशकों से करते आ रहे हैं, जैसे कि एनटीपीसी, सदियाँ या दशक मान सकते हो। ठीक है?
तो ये हो गया हमारा तापीय शक्ति संयंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर हमारा हाइड्रो पावर प्लांट, तो इनका भी इस्तेमाल हम लोग काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, काफ़ी दशकों से करते आ रहे हैं। तो ये भी एक पारंपरिक स्रोत का उदाहरण है। फिर बायोगैस देखो, ये जो बायोगैस है ना इम्पोर्टेंट है। 1-2 बार पूछा गया एग्ज़ाम में तो इसे पढ़ना अच्छे से, ठीक है? फिर बायोगैस के बारे में यहाँ सारी चीज़ें बताई गई है। पवन ऊर्जा हम लोगों ने पढ़ लिया, ये भी पारंपरिक स्रोत है, मतलब कई दशकों से इस्तेमाल तो कर ही आ रहे हैं। फिर पवन ऊर्जा कैसे बनाते थे? वायु की गति के कारण हम लोग पवन चक्की लगा देते थे, ठीक है? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, ये कौन-सा स्रोत है? ये वैसे स्रोत है ना जिसका हम लोगों ने अभी-अभी एकदम नया-नया स्टार्ट किया है, लेटेस्ट एकदम। तो इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या? सौर ऊर्जा, देखो सूरज से ऊर्जा तो हमें कई मतलब हमेशा से मिलती रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग सोलर प्लेट से बिजली बनाने में नया-नया स्टार्ट किए हैं। तो इसलिए ये एक गैर पारंपरिक स्रोत है, ये एक नया वाला तरीका है। गैर पारंपरिक स्रोत मतलब वैसे स्रोत जिसका इस्तेमाल ना मनुष्य ने अभी-अभी स्टार्ट किया है, ठीक है? तो ये तो मतलब जिसका इस्तेमाल अभी-अभी स्टार्ट हुआ है कुछ 5-6 साल पहले ऐसा कुछ, तो वो हो गए गैर पारंपरिक स्रोत। और वहीं पारंपरिक स्रोत मतलब वैसा स्रोत जिसका इस्तेमाल सदियों से दशकों से करते आ रहे हैं, वो हो गए पारंपरिक स्रोत। तो अभी देखते हैं गैर पारंपरिक स्रोत क्या-क्या हैं। सौर ऊर्जा बिल्कुल है, सोलर प्लेट, सोलर सेल्स ये सब भी हैं। फिर समुद्री ऊर्जा, देखो पुराने टाइम पे ना उतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे पास कि हम लोग ज्वार-भाटा से समुद्र की लहरों से बिजली बना लें। ये लेटेस्ट है, नई नहीं है। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? गैर पारंपरिक स्रोतों के। समुद्री ऊर्जा हम लोगों ने देख लिया था, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा भी देख लिया था। फिर भूतापीय ऊर्जा अ, वो जो मतलब धरती के अंदर से गड्ढा खोद के वहाँ से भाप निकालते थे, वो जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। ये रियल लाइफ में तुम्हें हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में और पूगा घाटी जैसे जगह पे देखने को मिलेगी। फिर नाभिकीय ऊर्जा, इसे कौन नहीं जानता? हम अभी-अभी हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें। फिर न्यूक्लियर फिशन, विखंडन देखा, न्यूक्लियर फ्यूजन देखा, संलयन देखा। नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत, इन दोनों को भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा। नवीकरणीय वैसे थे जो लगातार बनते रहते हैं हमारी प्रकृति में, है ना? फिर अनवीकरणीय क्या होते हैं? जो सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, सीमित मात्रा में ना, कम स्टॉक है अपने पास, लिमिटेड है जो भी है। और एक क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा जा सकता है कि नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत क्या है? मतलब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो देखो यही है अंतर। अ नवीकरणीय स्रोत असीमित है, लगातार बनते रहते हैं ना, अनवीकरणीय लिमिटेड है हमारे पास। वही नवीकरणीय कभी समाप्त नहीं होंगे, ये है जल्दी ही समाप्त हो जाएँगे। फिर नवीकरणीय में क्या है कि प्रकृति तुरंत भरपाई कर देता है। एक बार हवा पंखे को घुमा के गया मतलब पवन चक्की को, फिर दूसरा हवा आएगा, तो तुरंत भरपाई हो जाता है। लेकिन अनवीकरणीय जैसे कि पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है ना। फिर वहीं नवीकरणीय जो है कम मतलब काफ़ी कम प्रदूषण फैलाता है। लेकिन अनवीकरणीय देखो कितना ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। कोयले को जलाओ तो कितना ज़्यादा धुआँ निकलता है। नवीकरणीय का एग्ज़ाम्पल देख लो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सारे किसके हैं? नवीकरणीय के हैं। अनवीकरणीय का उदाहरण कोयला, पेट्रोल, डीज़ल ये सब है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो याद करो हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक सारी चीज़ें पढ़ ली। क्लास 10th की जो फिज़िक्स की सिलेबस है ना, हम लोगों ने हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा है। चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक यानी कि प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन से लेकर के यहाँ ऊर्जा के स्रोत तक सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं। अगर तुम इस पूरे प्लेलिस्ट को ये जो 6 वीडियो है ना 6 चैप्टर्स के लिए अच्छे से देख लेते हो और समझ लेते हो तो तुम्हारा फिज़िक्स का सिलेबस एकदम कंप्लीट है। तुम बहुत ही कम टाइम में ना इन पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। मैंने पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है अब तक, ठीक है? और इस बात पे ध्यान देना कि मैंने कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाया है तुम्हें, ठीक है? अगर इस पूरे प्लेलिस्ट को तुम अच्छे से देख लेते हो, तुम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हो। अभी ना आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, तो तुम्हारा जो तैयारी है और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।